कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर में 2024 में पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी की जो बुक न्यू वाली आई है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो बुक चेंज हुई थी आपकी क्लास 3rd की, उसके बारे में इसकी संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ चीज़ें जो ओल्ड वाली बुक थी ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये ओल्ड वाला बुक है जो एनसीईआरटी की, इसको साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आज न्यू और प्लस ओल्ड दोनों बुक की संपूर्ण निचोड़ के हम बारे में आज डिस्कशन करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ईवीएस क्लास 3rd की और क्लास 4th की भी आपको क्लास जल्द से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज हमारी क्लास रहेगी ईवीएस, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, एनसीईआरटी की बुक की आज डिस्कशन होगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका बुक जो है न्यू वाली है एनसीईआरटी की क्लास 3rd की। इसके बाद से हम क्लास 3rd की ओल्ड की एनसीईआरटी बुक के डिस्कशन करेंगे। दोनों किताब को मेजर करके हम आज एक वीडियो में इसको बिल्कुल सब कंबाइन करके बताएंगे क्या क्या हमें पढ़ना है क्लास 3rd के लिए। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी एनसीईआरटी की क्लास 4th की होगी और क्लास 5th की होगी, पर्यावरण अध्ययन की संपूर्ण निचोड़। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका एनसीईआरटी की बुक से। क्लास 3rd की होगी, क्लास 4th की और क्लास 5th की। तो हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की न्यू बुक से पहले, इसके बाद से हम ओल्ड बुक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या, हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें लाइन बाय लाइन क्या पढ़ना है उसको हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है कि कश्मीर में बसंत ऋतु में लाल रंग के जो फूल खिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं। वो आपकी फूल कौन सी होगी, आपकी वो फूल होगी आपकी बुरांश जो फूल है, ये कहाँ होती है। तो ये तो कश्मीर में बसंत ऋतु में पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ बनते हैं कि बुरांश जो फूल है ये इसकी राजकीय, ये कहाँ के राजकीय फूल है। तो आपका ये हो जाएगा, ये बुरांश जो है आपका राजकीय फूल होता है आपका उत्तराखंड का। बुरांश जो है राजकीय फूल है कहाँ का, उत्तराखंड का, ठीक है। और क्या इसके बारे में हम जाने तो ये बुरांश जो है आपका उत्तराखंड का राजकीय फूल है। और ये हम क्वेश्चन ये भी आ सकता है पेपर में कभी कि जो ये फूल है बुरांश, ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय फूल कहाँ का है, तो ये है राष्ट्रीय फूल नेपाल का है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बुरांश फूल है ये कहाँ का राजकीय फूल है। राजकीय फूल आया तो उत्तराखंड और राष्ट्रीय फूल आया तो नेपाल, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि कश्मीर में बसंत ऋतु में जो लाल रंग के फूल खिलते हैं वो कौन से फूल हैं, तो उसको हम बुरांश कहते हैं। बुरांश कहाँ का राजकीय फूल है, उत्तराखंड का, और राष्ट्रीय फूल कहाँ का है, नेपाल का है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। तो हाक एक पत्तेदार सब्जी है। हाक क्या है हमारा, हाक एक क्या है, एक पत्तेदार सब्जी है जिसका उपयोग आमतौर पर हम कहाँ करते हैं, तो कश्मीरी व्यंजन में करते हैं। कहाँ, कश्मीरी व्यंजन में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाक पत्तेदार जो सब्जी है हम कहाँ आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो कश्मीरी व्यंजन में करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, तो कश्मीर में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। ट्यूलिप फूल वाले पौधे हैं। ट्यूलिप कहाँ है, इस समय कहाँ पाया जाता है, तो ये एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि ट्यूलिप फूल कश्मीर से लेकर कुमाऊं तक के हिमालय जितने क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपका ट्यूलिप फूल पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में। तो ट्यूलिप फूल वाले पौधे जो हैं अपने विशिष्ट कप, ये क्या होते हैं, तो ये विशिष्ट कप के आकार के होते हैं। देखिए ये जो फूल है ये किस कलर के, मतलब कैसे होते हैं, तो कप के आकार के लिए ये पहचाने जाते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आया आपके कि विशिष्ट कप के आकार के फूल कौन से हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ट्यूलिप फूल जो कश्मीर में पाया जाता है। वे विभिन्न प्रकार की जीवंत रंगों से आते हैं। देखिए ये ट्यूलिप जो फूल है कई कलर के होते हैं, मल्टी कलर में पाए जाते हैं। आमतौर पर बसंत बगीचों में जुड़े होते हैं। ये कौन से महीने में होते हैं, तो बसंत ऋतु में पाए जाते हैं फूल। और इन्हें बागवानों और फूल प्रेमियों के लिए बीच लोकप्रिय मानते हैं, ठीक है। ये कश्मीर में बसंत ऋतु में फूल पाया जाता है, ट्यूलिप जो कश्मीर में है। और क्या होता है, ये मल्टी कलर में कई कलर के फूल में होते हैं, जिससे सभी के लिए लोकप्रिय फूल ये हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट है कि विशुकनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशुकनी कहाँ पाया जाता है, तो क्या है विशुकनी, क्या है, एक विशुकनी त्योहार है, एक रिवाज है। कहाँ का, केरल का। कहाँ का रिवाज है, केरल का। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विशुकनी कहाँ का रिवाज है,
तो केरल का है। और किस उपलक्ष्य से मनाते हैं, तो ये 9 वर्ष के जो प्रथम दिन होता है ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या 9 वर्ष किसे कहते हैं, 1 जनवरी को, तो ठीक है। लेकिन केरल में 9 वर्ष में क्या मनाते हैं, कौन सा है, विशुकर्णी जो केरल है वो वहाँ पे 9 वर्ष के शुभ अवसर पे उसको प्रथम दिन विशुकर्णी के नाम से त्योहार रिवाज जो होती है वो मनाते हैं। कहाँ पे, तो केरल में। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि केरल में 9 वर्ष के प्रथम दिन में कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो विशुकर्णी। कौन सा, विशुकर्णी। अब हम देखते हैं न्यू जो एनसीईआरटी की जो न्यू बुक 3rd वाली आई है उसमें ये भी दिया है कुंभ मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है। मेला एक चैप्टर भी है उसमें, तो उसमें इसमें डिस्कशन किया गया है कि जो कुंभ मेला है कहाँ कहाँ मनाते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होती है कुंभ मेला, हरिद्वार में होती है, 3rd आपका नासिक में, 4th आपका उज्जैन में ये मेला मनाई जाती है। कहाँ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। ये एनसीईआरटी की बुक में इस बार डिस्कशन किया गया है क्लास 3rd के। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब उसमें ये भी बताया गया है कि कौन से व्यंजन में कौन से त्यौहार मनाते हैं, कौन से त्यौहार पे कौन से व्यंजन बनती है, उसके बारे में भी उस न्यू वाली बुक में डिस्कशन किया गया है। जो ठेकुआ है आपका, ये कब बनता है, तो छठ पूजा में है, जो बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। लेकिन अब तो हर शहर में, हर देश में मनाई जाती है, हर भारत के ऑल इंडिया में ये त्यौहार अब मनाया जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो आपका, चाहे मध्य प्रदेश, हर जगह अब ये त्यौहार इंडिया में मनाई जाती है। अलग अब अमेरिका में भी इसको पूजा पूजा जा रहा है हर जगह। तो जो छठ पूजा है, कहाँ ये कौन से, इस पे कौन सा व्यंजन बनता है, तो ठेकुआ। पीठा कहाँ बनता है, ये किस त्योहार पे बनता है, तो बिहू जो असम का है, जब बिहू असम का जो बिहू त्योहार है उस अवसर पे क्या बनता है, पीठा। खजूर का केक क्रिसमस डे पे बनता है, गुजिया होली में बनती है, सधाया ओणम में बनती है, होलीगे उगादी पे बनती है, और जो सेवैयाँ होती है ईद उल फितर के शुभ अवसर पे सेवैयाँ बनाई जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल डिस्कशन किया गया सबसे लास्ट वाले पेज में। ठेकुआ कब बनता है, तो छठ पूजा में बनता है। पीठा कब बनता है, बिहू त्योहार पे। खजूर का केक कब बनता है, क्रिसमस पे। गुजिया कब बनती है, होली के त्यौहार पे हम गुजिया मिठाई बहुत बनाते हैं। और दिवाली पे भी लोग दाल के हलवा भी बनाते हैं। और ये संध्या कब बनती है, ओणम पे बनती है। होलीगे है ये उगादी पे बनती है। सेवैया उल फितर के शुभ अवसर पर सेवैया बनाई जाती है। अब देखते हैं इसके बाद से अब क्या है हमारा। अब हम देखते हैं कि उसमें जो न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है उसमें ये सरहुल जो त्यौहार है उसके बारे में कुछ डिस्कशन किया गया है। सरहुल त्यौहार कहाँ का होता है, तो झारखंड के बसंत ऋतु में मनाते हैं सरहुल त्यौहार, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाते हैं, तो झारखंड में। किस अवसर पे, तो बसंत ऋतु में मनाते हैं। कौन सी ऋतु में, बसंत ऋतु में। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं वहाँ के लोग। साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं और धरती और सूरज को आदर और सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। ढोल नगाड़े एक दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों की बजाते नाचते गाते रहते सरहुल मनाते हैं। वहाँ पे सरहुल त्यौहार कैसे मानते हैं, सब लोग एकजुट होके नगाड़े ढोल के साथ नए पोशाक पहन के और नाचते गाते हुए सरहुल त्यौहार मनाते हैं। कहाँ पे, झारखंड में। और किस ऋतु में, तो बसंत ऋतु में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में। अब यहाँ पे कुछ दिया था एनसीईआरटी की बुक में कि जो बीज वाले हैं दालें वो कौन कौन सी है, जैसे अरहर, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, ये कौन से होते हैं बीज, किसके बीज होती है, तो झाड़ियों के बीज होती है। ये पौधे समानतः छोटे आकार की झाड़ियों में उगते हैं और इनकी फलियां बीजों को विकसित करती जिन्हें दाल के रूप में खाते हैं। उसमें तो बहुत सारा डिस्कशन किया गया था, लेकिन हमने बिल्कुल शॉर्ट में कर दिया है कि ये कैसे होते हैं। ये झाड़ियों में उगते तो हैं, लेकिन इनका फलियां किस प्रकार होती है, तो बीजों के रूप में विकसित होती है और दाल के रूप में हम इसे खाते हैं। कौन कौन सा, जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द, काले उड़द, गेहूँ, मतलब ऐसे जो होती है जो झाड़ियों के रूप में होती है लेकिन बीज के रूप में हमें विकसित होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। पुदीना, टमाटर, धनिया, सरसों की जड़ी बूटियां और सब्जियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पुदीना हो गया आपका, टमाटर हो गया, धनिया, सरसों किस रूप में होती है,
तो जड़ी बूटी जैसे ये आपका हो गया पुदीना हो गया, धनिया हो गया, चाहे तुलसी पत्ता हो गया, ये कैसी है तो जड़ी बूटियों के रूप में काम आती है और सब्जियों के रूप में वर्गीकृत होता है। कौन कौन सा? टमाटर, धनिया, सरसों, ये सब कैसा है तो ये सब होता है सब्जी के रूप में। और जड़ी बूटी में क्या होता है? पुदीना हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया, ये सब हमें जड़ी बूटियों के रूप में प्राप्त होता है और इसके रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। इन पौधों का उपयोग अक्सर हम पाक व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने और पोषण संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए हम करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जड़ी बूटियों के रूप में हम किसे वर्गीकृत करते हैं, तो तुलसी पत्ता हो गया, पुदीना हो गया, ये सब किस रूप में होता है तो जड़ी बूटियों के रूप में होता है। लेकिन सब्जी के रूप में टमाटर हो गई, धनिया, सरसों, ये सब क्या होता है तो सब्जी के रूप में हमें स्वाद व्यंजनों को स्वाद बढ़ाने के रूप में काम आता है। ठीक है, जैसे ये पुदीना हो गया, टमाटर, धनिया, सरसों, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे जड़ी बूटी और सब्जी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है कि घास के बारे में वहाँ पे चैप्टर दिया गया था प्लांट का कि जो घास होती है किस प्रकार का पौधा होता है, तो एक 20 पौधा होता है। कौन सा? घास। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है घास एक कैसा पौधा है, तो अब बता सकते हैं कि एक 20 पौधा हरा पौधा है घास। घास के पौधों की रेखीय पत्तियां निकलती है। कैसी? रेखीय पत्ती निकलती है। घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इनके तने क्या होते हैं? खोखले होते हैं। घास के पत्ते कैसे होते हैं तो पतले और चपटे, लेकिन जो तने होती है खोखले होती है। घास को एक जड़ी बूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया जो अपने हरे गैर लकड़ी वाले तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसे किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है तो जड़ी बूटी के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। अब नेक्स्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब तक तो हमने घास के बारे में पढ़ा कि घास कैसा पौधा है, एक जीवपत्री, एक बीजपत्री है। अब देखते हैं कि बांस क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में बांस के बारे में भी चर्चा किया गया है, जो ओल्ड बुक में नहीं था क्लास 3 में, लेकिन न्यू वाले जो बुक आई है उसमें आपके बांस, घास जैसे लता वाले पौधे के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब देखते हैं कि बांस के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो बांस कैसा घास है, तो बांस एक मजबूत और लचीला घास है जो 1 वर्ष से अधिक समय तक सूखता नहीं। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष से अधिक समय तक वो सूखता नहीं। बांस के पौधे से सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलती है। बांस के पौधे से क्या मिलती है तो बांस के पौधे से शुद्ध हवा लेने की मतलब सांस लेने की शुद्ध हवा मिलती है। यह हवा विषाक्त पदार्थों को भी साफ करता है। कैसा? जो विष वाले विषाक्त जो पदार्थ होते हैं उसको भी साफ करता है। क्या? बांस। बांस के पौधे से क्या होता है तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को फायदा होता है। बांस के पौधों से क्या आता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को फायदा होता है। या निर्माण और फर्नीचर के रूप में इसका निर्माण हम इसका जो उपयोग हम कैसे रूप में लाते हैं तो फर्नीचर के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। किसका? बांस का। देखते हैं नेक्स्ट अब क्या बताया गया है। लता वाले पौधे के बारे में डिस्कशन किया गया है एनसीईआरटी की बुक में। तो मनी प्लांट, लौकी, चमेली, ये सब पौधा जो कैसा है ये लता एवं बेल के समूह के होते हैं। कौन कौन से? जैसे मनी प्लांट हो गए, लौकी हो गई, आपकी तोरी हो गई, चमेली हो गई, ये सब पौधा कैसा है कि लता एवं बेल के रूप में समूह में आते हैं। लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। बेल के ऊपर जमीन पर फैलती है। लताएं अन्य पौधे के सहारे ऊपर चढ़ती है और उसी से अपना भोजन भी बना लेती है। जैसे मनी प्लांट क्या है, एक देखिए कि दीवार के सहारे ये ऊपर चढ़ने लगा हमारा मनी प्लांट। अब ये देखिए लौकी क्या है, हमने इसको बिल्कुल से हल्का से इसको सहारा दिया, ये ऊपर बिल्कुल चढ़ गई। लौकी हो गई, चिचिंडा हो गया, आपका तोरी हो गया, ये सब पौधा कैसे होती हैं तो ये सब हमारे कैसे होते हैं? बेल के समूह के आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बाद में इसके बाद में क्या क्या बताया गया है। देखते गेंदा एक प्रकार का क्या है? एक फूलदार झाड़ी है। इसके बारे में डिस्कशन किया कि गेंदा किस प्रकार का फूल है तो फूल ये फूलदार झाड़ी के रूप में लिया गया है। जबकि नीम और बैर को दोनों को पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि जो गेंदे के फूल हैं मैरीगोल्ड, इसको किसको रूप में वर्गीकृत किया गया है तो झाड़ी के रूप में। लेकिन नीम और बैर को इस दोनों को पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया गया है एनसीईआरटी के बुक में। सबसे इम्पोर्टेंट दिया है इस बार के बुक में कि रेफ्लोसिया कैसा है फूल या और कहाँ पाते हैं। तो रेफ्लोसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। कौन सा? रेफ्लोसिया कहाँ का फूल है? मतलब ये तो मिजोरम में पाया था, लेकिन सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो रेफ्लोसिया है। जैसे कि आपका ओल्ड वाले बुक में दिया है कि नेफेंथिस पौधा कहाँ पाता था, जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम
कैसा वो पौधा, वो मांसाहारी पौधा है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रेफ्लोसिया कहाँ पाता है, ये कहाँ मिलता है पौधा, तो मिजोरम में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है, कौन, रेफ्लोसिया। ये आकार में बहुत ही बड़ा होता है, देखिए छतरी नुमा होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो छाते के आकार का होता है, किसका, रेफ्लोसिया का। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जो मिजोरम में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट में अब क्या दिया है। अब यह है कि ये किस प्रकार से अपने आप को आकर्षित करता है। इसकी गंध कैसी होती है, तो सड़ते मांस के समान तेज गंध निकलती है जो प्रांगण के कीड़ों को आकर्षित करती है। यह एक प्रकार का परजीवी पौधा है। यह प्रकार संश्लेषण नहीं करता और पोषक तत्वों के लिए मेजबान पौधों पर निर्भर रहता है। अब देखते हैं कि वहाँ पे बताया गया था एनसीईआरटी की बुक में कि तितलियाँ क्या करती हैं, ये किस प्रकार से क्या अपना कैसे भोजन ग्रहण करती हैं। तो तितलियाँ, ये बताया गया कि प्रांगण वह प्रक्रिया है, प्रांगण के बारे में वहाँ बताया गया कि प्रांगण वह प्रक्रिया है जिसमें सनबर्ड और तितलियाँ फूलों से रस चूसते हुए पराग को स्थायित करने में मदद करती है। यह अंतःक्रिया न केवल इन प्राणियों को भोजन प्रदान करती है बल्कि निषेचन को सक्षम करके पौधों को प्रजनन में भी सहायता करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया है। नेक्स्ट में देखिए, इल्ली मुख्य रूप से पेड़ पौधे की पत्तियों खाते हैं। ये कौन सा है, कीट आपका, तो इल्ली इसको बोलते हैं, जो पत्ती के ऊपर ग्रीन कलर का ही होता है और पत्तियों को उस पर रह के आप उस पत्ती को खाता है। ये क्या करता है, तो ये पंक्तियाँ पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो इल्ली के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। ये कौन सा कीट है, इल्ली जिसको बोलते हैं, जो पत्ते को ऊपर रह के उस पत्ती को खाती है जिससे कि उसको पोषक तत्व भरपूर तरीके से मिलता है और इसके लिए वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे जो न्यू एनसीईआरटी की जो बुक थी, बिल्कुल सब यही दिया है और कुछ अलग नहीं दिया है। बस जो पॉइंट लगा कि नहीं ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, बस वही पॉइंट ले गए। रहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस जो हमारे पेपर में आने लायक है, बस ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप इतने को, न्यू एनसीईआरटी को इतने को पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि ओल्ड वाला जो बुक है एनसीईआरटी का, क्योंकि हम दोनों को तो साथ में लेके चलेंगे, एक को तो चलेंगे नहीं, क्योंकि आपका पेपर में ओल्ड वाले से भी आएगा और न्यू वाले से भी इस बार के क्वेश्चन में आएगा। तो देखते हैं कि ओल्ड वाले एनसीईआरटी की बुक में क्या क्या है। और वहाँ पे दिया गया असम में किस प्रकार घर पाए जाते हैं, देखते हैं। असम में घर जमीन 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं जो ऊंचाई बनाने की वजह से भारी वर्षा होती है। ठीक है, वहाँ पे असम में बहुत भारी वर्षा होती है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे घर जो होता है ज़मीन से कितने ऊपर, 10 से 12 फीट ऊपर अपना घर बनाते हैं ज़मीन से, इस तरीके से। जैसे नीचे कुछ पिलर टाइप का डलते हैं, बांस का चाहे किस चीज़ का, पत्थरों का, या फिर आपका पिलर सीमेंट और बालू से बना के, और उससे 10 से 12 फुट के बनाते हैं, उसके ऊपर से अपना घर को निर्माण करते हैं बारिश से बचने के लिए। ये बांस से बनाए जाते हैं, अंदर भी लकड़ियाँ का प्रयोग होता है। यह बांस के गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बांस, असम में बांस को क्या कहते हैं, तो गरीबों का टिम्बर कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि असम में बांस को क्या कहते हैं, तो गरीबों का टिम्बर कहते हैं। और ये इसके यहाँ असम में घर कितने ऊंचाई पे बनते हैं, तो 10 से 12 फीट ऊपर ऊंचाई पे बना लेते हैं, बांस के बनाते हैं। और उनके जो घर होते हैं अंदर से भी लकड़ियों के होते हैं और बाहर से भी लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं असम में। मनाली में किस प्रकार घर बनते हैं, ये देखते हैं। मनाली में बारिश होता है, बर्फ़ भी पड़ती है, इसलिए वहाँ के जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। कैसे, पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। कहाँ पे, मनाली में। यह कैसा क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र है मनाली। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राजस्थान में कैसे घर बनाते हैं, तो राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के घर मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं। जैसे देखिए वहाँ पे कितनी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मिट्टी के घर है ये, ठीक, बिल्कुल दीवारों को पेंट लीप पोत के एकदम सुंदर बनाया गया है, जिसे रहने लायक इसको घर बोलते हैं। छतें कैसी होती है, ये छतें कैसी हैं यहाँ की झोपड़ियों की, तो कटीली झाड़ों से बनी होती है। कैसे, कटीली झाड़ियों से बनाई गई है। और बावड़ी राजस्थान में कुएं को बोलते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बावड़ी राजस्थान में कुएं को क्या बोलते हैं, तो बावड़ी बोलते हैं। ये अक्सर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुएं क्या बोलते हैं, तो बावड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर कहाँ के रहने वाले थे, इंदौर के मध्य प्रदेश में
ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते कलाकारी भी ने से जो विष्णु चंद्रशेखर थे इंदौर के मध्य प्रदेश के, तो क्या उनके अंदर कौन सी कला थी? तो सूखे पत्तों के चित्र बनाते थे, बहुत ही सुंदर। अब देखते हैं कि क्या दिया गया था। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने की और छूने से स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि चूहों के जो देखने की क्षमता कैसी होती है? कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने और स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। किसकी? चूहों की। लेकिन देखने की क्षमता कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। और गांधी जी ने 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि स्वच्छ भारत अभियान कब की गई थी? तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए की गई थी शुरुआत। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्ज भी है। नेक्स्ट है कि हांगकांग के लोग क्या खाते हैं? तो साफ खाते हैं, जिसे हम लिंग हू फेन कहते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन हमेशा आती है कि लिंग हू फेन किसे कहते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं? तो हांगकांग के लोग साफ खाते हैं, जिसे हम लिंग हू फेन कहते हैं। कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? तो सरसों के बने तेल में जो मछली होती है, कहाँ के लोग खाते हैं? कश्मीर के। और नाल डली करी जो होती है उसके साथ जो उबला और टेपियोका होता है, कहाँ के लोग खाते हैं? तो केरल के लोग। और नाल तेल में बनी मछली कहाँ खाते हैं? तो गोवा में। क्वेश्चन ये दोनों में डिफरेंस थोड़ी सी है कि सरसों तेल की बनी मछली कहाँ खाते हैं? कश्मीर में। लेकिन नाल तेल के लोग मछली कहाँ खाते हैं? तो गोवा में। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट में है कि मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है कि ऐसा कौन सा पक्षी जो झटके से गर्दन अपनी आगे और पीछे करता है? तो वो है हमारा पक्षी मैना, जो अपना गर्दन हमेशा झटके से आगे करता है और झटके से पीछे करता है। उल्लू अपनी गर्दन कहाँ कैसे करता है? तो उल्लू अपनी गर्दन काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। कौन सा पक्षी? उल्लू। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पेपर में क्वेश्चन आया था कि अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ कैसी होती है? तो बिल्कुल उनके सिर के दोनों तरफ होती है। किसके? अधिकतर पक्षियों के। ठीक है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ ही देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनके दोनों एक ही चीज पर होती है। अगर चिड़िया की जो निगाहें होती हैं दोनों अलग अलग देती तो जल्दी वो क्या करते, नजर डाल लेते हैं। लेकिन जब एक ही चीज पर फोकस करते हैं तो क्या करते, बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनको दोनों एक ही चीज पर होती है। ठीक है। पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास के देखते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया था कि पक्षियों की जो आंखें की पुतली क्या होती, घूम सकती है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आसपास चीज देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया है। टॉपिक में है ब्रेल लिपि के बारे में दिया गया है। ये क्लास 3 की बुक की पढ़ाई हो रही है। तो ब्रेल लिपि के द्वारा जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ाते हैं। ब्रेल लिपि में फ्रांस के रहने वाले एक ब्रेल ने खोजा था। लुइस ब्रेल जिसको हम कहते हैं, वो लुइस ब्रेल ने एक ब्रेल लिपि का निर्माण किया था जो 6 बिंदु से बना होता है। ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि ब्रेल लिपि की कितने पदार्थ बिंदु होता है? तो 6 बिंदु पदार्थ होता है ब्रेल लिपि। और किसने इसकी खोज की थी? तो लुइस ब्रेल ने की थी इसकी खोज। नेक्स्ट है कि विदेश से आने जाने वाली सब्जियां कौन कौन सी है, उसको थोड़ा सा बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो हरी मिर्च और टमाटर कहाँ से आया है? तो साउथ अमेरिका से आया है। ठीक है। जो हरी मिर्च टमाटर आलू, हरी मिर्च टमाटर आलू कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर कहाँ से है? तो यूरोप से आई है। कॉफी बीन्स भिंडी कहाँ से आया? तो यूरोप से अफ्रीका से। और सोयाबीन कहाँ से आई? तो चीन से आई है। ठीक है। केले की फूल की सब्जी कहाँ बनती है? केरल में। कचनार की फूल की सब्जी कहाँ बनती है? उत्तर प्रदेश में। और सहजन की फूल की सब्जी कहाँ बनती है? तो महाराष्ट्र में। बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोटबुक में से नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखते क्या है। कहाँ से आया और किसने पकाया? ये तो बुक की टॉपिक है, लेकिन पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, जड़ के कौन कौन से भाग खाते हैं? तो मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। ये पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पेपर में, ऑनलाइन के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जड़ वाले पौधे कौन कौन से हैं? तो मूली हो गया, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। ये कैसा पौधा है? तो जड़ वाले हैं।
तना वाला पौधा कौन सा है? आलू हो गया, प्याज, अदरक, ये सब कैसा है? तो तना वाला है। पत्ती वाला कौन सा है? धनिया होगी, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता, ये सब कैसा है? पत्ती वाले सब्जियां हैं। बीज वाले चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, ऐसा कैसा पौधा है? ये सब ये बीज वाले हैं। फूल वाले कौन सा है? तो सहजन, केला, कचनारी, कैसा है? तो ये फूल वाले हैं। फली कौन सा है? तो मटर का पौधा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले, पैर वाले कौन कौन से जानवर हैं? उड़ने वाले जानवर कौन से? तितली होगी, कबूतर, तोता। इसी में देखिए एनसीईआरटी के बुक का है ये। इसमें कौन सा पक्षी उड़ने वाला है, कौन सा रेंगते हैं, कौन चलते हैं, कौन फुदकते हैं, कौन पंख वाले और कौन पैर वाले हैं? तो उड़ने वाला पक्षी कौन कौन सा होगा? आपका तितली हो गया, ये कबूतर हो गया, आपका तोता भी इसी में है। ये सब कैसा है? ये सब उड़ने वाले हैं। रेंगने वाले कौन कौन से हैं? अब रेंगने वाला आपका हो गया गिरगिट हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, ये सब कैसे जानवर हैं? ये सब रेंगने वाले हैं। चलने वाला कैसा है? तो गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गया, ये सब कैसे हैं? ये सब चलने वाले हैं। फुदकने वाले में कौन कौन सा आ गया? तो फुदकने वाला मेढक, खरगोश, कंगारू, ये सब क्या है? फुदक के चलते हैं। ठीक है। और पंख वाले कौन कौन सा हो गया? तो पंख वाला आपके कबूतर हो गए, कोयल हो गए, गौरैया हो गई, ये सब कैसी है? ये सब आपके पंख वाले हैं। ठीक है। और पैर वाले कौन सा है? तो गाय, बकरी, भालू, ये सब क्या है? क्या जानवर है? तो ये आपके पैर वाले जानवर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या क्या दिया है। और पूंछ वाले जानवर कौन से हैं? डालियों पर कौन से रहते हैं? पत्तों पर कौन से जानवर रहते, पक्षी रहते हैं? तने पर कौन सा पक्षी रहता है? जमीन पर कौन सा? पेड़ के आसपास कौन सा रहता है? देखते हैं। तो पूंछ वाले कौन से हो गए? बंदर हो गए, गाय, भालू, ये सब कैसे जानवर हैं? तो ये आपके पूंछ वाले हैं। डालियों पर कौन सा पक्षी? तोता, बंदर, कौवा, ये सब कैसे हैं? पक्षी। तो ये डालियों पर रहने वाले हैं। जैसे डालियों पर कौन सा? तोता रह सकता है पक्षी, बंदर भी रहता है, कौवा भी रहता है। और पत्तों पर जैसे पिल्लू हो गया, मधुमक्खी, तितली, सब पत्तों पर रहती है। तने पर दीमक, चींटी, गिलहरी जो होती है तनों पर रहने वाली है। जमीन पर कौन सा रहने वाला है? चूहा, सांप, खरगोश। और पेड़ के आसपास कौन रहता है? कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये सब कहाँ है आपके? ये सब। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।